उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी राज्यों में प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराएं हैं। साथ ही अद्भुत क्षमता, अद्भुत सौंदर्य और सहज तथा पारंपरिक विरासत से सजी जीवन शैली है, जिसे कार्यक्रम में आप भी शब्दों के माध्यम से महसूस करेंगे। तो आइए चलें पूर्वोत्तर डायरी। आज हम पहले आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र और त्रिपुरा के 14 कलाकारों के काम और भागीदारी से संबंधित एक दिलचस्प जानकारी आपके लिए हमारे अगरतला समाचार एकांश ने भेजी है। आइए सुने। It was a lifetime experience for the 14 artists of Lalit Kala Academy, Agartala, from a diminutive northeastern state of Tripura as they embarked on a journey of blending colors with ideas and craft. The group of these 14 artists came together to become part of the project Public Arts of India, or PARI. The group were part of 100 other artists from different states who converged in Delhi to present their creative aspects in various art forms of the renowned UNESCO World Heritage Sites in the country. It was in the recent 112th episode of PM's Mann Ki Baat program that Prime Minister Narendra Modi mentioned about this project and lauded the artists for their artwork. प्रोजेक्ट परी। अब आप परी सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। ये परी स्वर्ग की कल्पना से नहीं जुड़ी, बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। आप देखते होंगे सड़कों के किनारे, दीवारों पर, अंडरपास में बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई दिखती है। ये पेंटिंग्स और ये कलाकृतियां यही कलाकार बनाते हैं जो परी से जुड़े हैं। इससे जहां हमारे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता बढ़ती है, वहीं हमारे कल्चर को और ज्यादा पॉपुलर बनाने में भी मदद मिलती है। One of the cement reliefs which mesmerized the foreign delegates was Tripura's very own Unakoti archaeological site, which has been termed by the Archaeological Survey of India as the country's largest bas relief. Unakoti, presently put in UNESCO's tentative list of World Heritage Sites, is famous for sculptural emblem and ancient Shaivite place. The place, located in sylvan setting, hosts rock carvings, figures and images of Hindu gods and goddesses. It is a holy place of worship with huge rock reliefs celebrating Lord Shiva, the Hindu god. Besides, the artists also presented their art on other popular UNESCO sites such as Ajanta Ellora caves in Aurangabad, Maharashtra, the Great Stupa at Sanchi, illustration of the Nalanda University, figurines of Konark and Ramayana age town of Hampi in the southern state of Karnataka. Not only the young but even the veterans made their mark through their exhibits. For example, this particular art form, created from scrap material by senior artist in the contingent, Hare Krishna Pal, is 29 feet art sculpture out of scrap materials, depicts the urban India concept combining rural toys in fusion. The artwork created from this scrap material by artist Hare Krishna Pal also won several accolades. दिल्ली पे जो काम हुआ है, जो स्क्रैप मेटल पे जो काम हुआ है, स्पेशली उसका टाइटल था टॉयज ऑफ इंडिया। एक्चुअली आजकल का बच्चों लोगों को जो मतलब खिलौना का जगह नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग का हरे कृष्णा सर जो काम किया है स्क्रैप मेटल के, जो 29 फीट का था, जो वेस्ट मटेरियल वेस्ट स्क्रैप से बना हुआ है, दिल्ली का भारत मंडपम पे उधर जो काम किया हो, हम लोग त्रिपुरा का जो फोक आर्ट को लेके एक पेंटिंग किया हो, वो भी बहुत अच्छा लगा हम लोग को। एकदम मड वॉल में किया हो, तो सब मिला के एक गुड एक्सपीरियंस। तो उधर काम करके बहुत अच्छा लगा। सीनियर और जूनियर मिलके जो
एक काम हुआ तो उसमें बहुत अच्छा लगा। हम लोगों का एक बॉन्डिंग हुआ उधर जाके, और कल्चर हम लोग मतलब बहुत सीनियर है, उन लोगों से काम करने का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला हम लोगों को। 120तम जो मन की बात होता है प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने ये पूरी प्रोजेक्ट का बहुत ही प्रशंसा किया है, और हमारा जो काम हुआ है उनका तस्वीर भी दिखाया हुआ है। इसलिए हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि हम त्रिपुरा से ये आर्टिस्ट लोग गया है और काम किया, और हमारा काम का इतना उच्च प्रशंसा हुआ है। The murals created were subject to the UNESCO sites, based on which the submitted layout was selected, and the team was called to put the layout into action. India is a land full of opportunities, and each and every state in the country possesses distinct pool of talent. The contribution by the group of 14 artists from Lalit Kala Academy in presenting their creative side on the biggest platform like the 46th session of World Heritage Committee is heartwarming and a moment of pride for the people of Tripura and Northeast. Kunal Shinde from Agartala. त्रिपुरा से इस रोचक जानकारी के बाद अब हम रुख करते हैं अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल अरुणाचल योगे हर दिल में बसता है अरुणाचल। आधुनिक इंजीनियरिंग की एक उल्लेखनीय उपलब्धि के अंतर्गत हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पचिन शिक्षा में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रभाव का उदाहरण है, जो अपनी इमारत के निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक के उपयोग करने वाला भारत का पहला विद्यालय है। पिछले साल नवंबर में आग लगने के कारण स्कूल की कई इमारतें नष्ट हो गए थे। इन इमारतों का पुनर्निर्माण 3D प्रिंटिंग तकनीक से सिर्फ 2 महीने के भीतर पूरा किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस तकनीक की मदद से सरकार अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज और वंचित समुदायों के लिए शिक्षा को और अधिक सुलभ बना सकती है। राज्य के शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अरुणाचल प्रदेश का शैक्षिक परिदृश्य एक उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हमने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पचिन का दौरा किया और विद्यालय की प्रधान अध्यापिका से भी बात की। प्रधान अध्यापिका श्रीमती नांग इक्तानी मोलंग ने हमें बताया कि शिक्षकों और छात्रों सहित पूरा स्कूल इस अद्भुत तकनीक से निर्मित भवन से बहुत गर्वित और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। Everyone were very curious, right from the very beginning. We are seeing it right from the inception. So for us, we were very excited. We are really proud to own such kind of building in our campus. We have used those 2 rooms for our classes, giving the priority to class 10 students. They are also very happy. They have never been used to be such type of classrooms, isn't it? Which is fitted with tiles, smart interactive board is there. The furnitures provided are of very fine, the furniture that they can never imagine in a government school. गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पचिन न केवल भारत के 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित इमारत वाला पहला स्कूल है, बल्कि स्कूल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और त्वरित सरकारी हस्तक्षेप का एक अनोखा उदाहरण भी है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में आग लगने से स्कूल के 9 कक्षाएं नष्ट हो गए थे और इसके चलते शुरुआत में विद्यालय प्रशासन को शेष बचे कक्षाओं में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं के लिए 2 अलग अलग शिफ्टों में शिक्षा प्रदान करने के लिए विवश होना पड़ा था। श्रीमती मोलंग ने बताया कि हालांकि कक्षाएं 2 शिफ्टों में शुरू हो गई थी, लेकिन एक ही शिक्षक को दोहरी ड्यूटी करना पड़ रहा था, जिससे उन लोगों पर बहुत अधिक बोझ पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के तत्काल हस्तक्षेप और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से पास के एक सामुदायिक हॉल में अस्थायी कक्षाओं का निर्माण किया गया। Our 9 rooms were gutted down by the devastating fire. Now, to run the classes, we were in need of classroom. Just nearby my playground, you might have seen 2 buildings are there, small buildings. One is community hall of Pachin Colony. I converted that community hall into 3 rooms, and lucky enough to get donations immediate relief from CMO and from the youth of Pachin, from SMCs
The SMCs were very active at the time, and then now also they are active. Especially why I mentioned during that time, actually, they are the one who took the initiative to reconstruct the classrooms. Reconstruct means making the partition of the community hall and converted it into classrooms. So 3 of our classrooms we were running our 3 classrooms there. आज गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पचिन आधुनिक विज्ञान के साथ साथ जिम्मेदारी की भावना प्रदर्शित करने वाले विभिन्न हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयास का एक उदाहरण है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मेरा केस तोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। ईटानगर में ही सिंकीव्यू में तैनात 138 बटालियन सीआरपीएफ ने इस सप्ताह अपना 86वां सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मियों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। अब चलते हैं मणिपुर। देश में विशाल रेल नेटवर्क है, यानी दूर दराज तक हमारी रेल लाइनें हैं जो देश की धड़कन की तरह हर देशवासी को आराम से यात्रा की सुविधा देती हैं। यही नहीं, केंद्र की पूर्वोत्तर को रेल नेटवर्क से भली प्रकार जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। भारतीय रेल कई नई रेल लाइन परियोजनाओं को क्रियान्वित करके पूर्वोत्तर के राज्यों के परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जिरीबाम इम्फाल नई रेल लाइन रेल परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाओं में से एक है। ये परियोजना अपने पूर्ण होने के बेहद करीब है और रेलवे लाइन के कुछ हिस्सों में यात्री और माल रेल सेवाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि वर्तमान वित्त वर्ष में मणिपुर में एक अमृत रेलवे स्टेशन विकसित किया जाएगा और इस वर्ष के केंद्रीय बजट में इसके लिए आवश्यक बजट आवंटित किया गया है। हमारे इम्फाल संवाददाता जे थोकचोंग ने हमें इस बारे में और जानकारी भेजी है। आइए सुनते हैं। जिरीबाम इम्फाल नई लाइन रेलवे परियोजना वर्ष 2007 में शुरू की गई थी और इस संपर्क परियोजना में इम्फाल को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए काम पूरे जोरों पर चल रहा है। इस परियोजना में कथिल इलाकों में कई सुरंगों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई 111 किलोमीटर से भी अधिक है। इस परियोजना में सुरंगों की कुल लंबाई करीब 62 किलोमीटर होगी और इसमें 11 बड़े पुल और 137 छोटे पुल भी होंगे। परियोजना में 141 मीटर की ऊंचाई वाला दुनिया का सबसे ऊंचा पायर रेलवे पुल भी बनाया जा रहा है और अच्छी बात यह है कि ये काम पूरा होने वाला है। हम आपको यह भी बताएं कि जिरीबाम से खोंगसांग तक का खंड जो इस परियोजना का एक हिस्सा है, इसे पहले ही रेल सेवा के लिए चालू कर दिया गया है। इसके माध्यम से पहली मालगाड़ी 28 मार्च 2022 को खोंगसांग स्टेशन पहुंची और राष्ट्रपति ने 13 अक्टूबर 2022 को अगरतला से खोंगसांग के लिए पहले यात्री ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट परिवहन में वृद्धि की है और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रेलवे की परियोजनाओं के लिए 10,376 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे परियोजनाओं के प्रगति और क्षेत्र में कनेक्टिविटी के दिए जाने वाले महत्व पर प्रकाश डालते हुए 24 जुलाई को न्यू दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में 7 अमृत स्टेशन विकसित किया जाएंगे, जिसमें मणिपुर में एक स्टेशन भी शामिल है। उन्होंने कहा, We are allocating 1,09,000 crore rupees for railway safety related activities in this year.
and this is a very large sum. Last year our actual expenditure on railway safety related matters was about 98,000 crore rupees across the country, and multiple things are done. As you know, railway tracks get worn out every time a train passes over it, so from time to time the tracks have to be repaired, replaced, then many more signaling systems have to be installed, electronic interlocking has to be done, and many of the efforts that we have done, it's very matter with great. The number of accidents have come down 60% compared to the UPA period. Still, we have to make every effort to make sure that every life is saved. Every life is precious. So we have to make sure that each and every effort that we can do, whether it is technological, whether it is operational, whether it is training related, whether it is implementation of new projects related, everything, every stage we have to make sure that the केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया और कहा कि एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा देगा आइजोल का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन। मिजोरम के मुख्यमंत्री और केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री भी इस समारोह में उपस्थित थे। IIMC आइजोल परिसर में स्थित है मिजोरम का ये पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। ये है अपना रेडियो 90.0 FM। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के आइजोल परिसर में स्थित देश के इस 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन बृहस्पतिवार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण, रेल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। ऑनलाइन माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में मिजोरम के मुख्यमंत्री, केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू, अपर सचिव श्रीमती नीरजा शेखर और भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति डॉक्टर अनुपमा भटनागर भी उपस्थित थीं। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये रेडियो लोगों के जीवन में बदलाव लाने और छात्रों, स्थानीय समुदाय और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में मुख्य भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति अपनाई है और इस दिशा में अपना रेडियो मील का पत्थर साबित होगा। मिजोरम में आकाशवाणी आइजोल ने मिजोरम के लोगों को 58 वर्ष तक सेवा प्रदान की है। आकाशवाणी आइजोल ने इस सप्ताह राज्य के लोगों की समग्र भलाई के लिए योगदान कर रहे आकाशवाणी आइजोल के बारे में एक रिपोर्ट भेजी है। Akashvani All India Radio Aizawl has rendered 58 years of service to the people of Mizoram. The day was celebrated with festive spirit, punctuated by speeches and songs. All India Radio Aizawl was established on July 31st, 1966 in the midst of Mizo insurgency. AIR Aizawl may be the only radio station in the whole of India which has been established by the central government, considering the necessity of the people of Mizoram. Celebrating the 58 years of service to the people of Mizoram, Station Director and Cluster Head Sri D.R. Laropuya said that AIR Aizawl has been the cornerstone of gathering information and news even today. He said, Akashvani Aizawl started functioning on 31st July 1966 in a small makeshift assembly building made for medical civil surgeon at Tuikotla. Aizawl, which is a present All India Radio FM complex with a small 150-watt medium wave transmitter, at a catastrophic timing as insurgency has started from March 1966 in Mizo Hills district of Assam State. This station is one of the very few that has the unique credit of passing hardship to smooth sailing, decline and revival. To boost up the program coverage and quality of reception, FM service was introduced on 2nd October 2007 with 2x3 kilowatt FM transmitter in combined operation, and then 6 kilowatt RVR made solid state FM transmitter
which was commissioned on 14 August 2015. Studio was fully digitalized in 2017. Digital Capital Arts Station was commissioned in 2012 and made operational for uplinking regional news bulletin originated from Akashvani Aizawl for reception and relayed by Akashvani Lunglei, Kolasit, Champhai, Uipang, and CRS Saiha. Kapipat Station facilitate the All India Radio Aizawl program availability on DTH platform. In this digital era, All India Radio Aizawl is also available on News on Air mobile application and also can be listened on its YouTube channel, Akashvani Aizawl. The 5th decade of Akashvani Aizawl witnessed the image booster program, Man Ki Baat, introduced by Honorable Prime Minister Narendra Modi, broadcast once every month with effect from October 2014 till today, which has been listened to by many across the nation. Akashvani Aizawl, after pass over its 58th foundation day, expected visual radio, a new concept of transmission, which is expected soon at All India Radio Aizawl to enhance listener experience and boost up viewership of radio program and news of Akashvani Aizawl. And All India Radio Aizawl is known as one of a few air stations within the Northeast which fully utilize the e-office in its day-to-day office functioning. All India Radio Aizawl has done various programs on central government welfare schemes and of local interest. AR Aizawl strive to promote excellence in reporting, programming and all those generated programs for the people of Mizoram. Isaac Zoromsanga reporting from Aizawl. नागालैंड मोटर वाहन विभाग ने दक्षता बढ़ाने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य भर में डिजिटल भुगतान सेवाएं शुरू की हैं। ये सेवा नागरिकों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड के साथ साथ गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के साथ मोटर वाहन सेवाओं से संबंधित करों और शुल्कों का डिजिटल रूप से भुगतान करने में सक्षम बनाएगी। Digital payment services has been initiated across all regional and district transport offices in Nagaland in collaboration with HDFC Bank. This initiative will enhance transparency, operational efficiency and citizens' convenience as well as expedite service process and delivery. Commissioner and Secretary to Government of Nagaland, Dr. Jasekolia Tushi, termed the initiative as another milestone in harnessing HDFC बैंक के सहयोग से नागालैंड के सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों में डिजिटल भुगतान सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इस पहल से पारदर्शिता, परिचालन दक्षता और नागरिक सुविधा के साथ साथ सेवा प्रक्रिया और वितरण में भी तेजी आएगी। नागालैंड सरकार के आयुक्त और सचिव डॉक्टर जेसेकुओली चुसी ने इस पहल को प्रशासन प्रणाली के भीतर और नागरिकों की सेवा में प्रौद्योगिकी के उपयोग में बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया। Technology within the governance system and in the service of the citizens. For Notice Diary, Asonyo from Akashvani News, Kohima. भूगोल है। इन राज्यों में कुछ रोचक तत्व इस तरह से हैं, जैसे असम में अपने चाय उद्योग के लिए असम को जाना जाता है, जो दुनिया की बेहतरीन चाय का उत्पादन करता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का घर भी असम है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर का स्थल है और एक सींग वाले गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यहाँ कई तरह के जातीय समूह और भाषाएं हैं। चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत नजारा यहाँ देखा जा सकता है, जिसमें तवांग मठ भी शामिल है, जो देश के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक है। नागालैंड अपनी जीवंत जनजातियों, संस्कृतियों और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। हर दिसंबर में हार्नबिल महोत्सव का यहाँ आयोजन होता है, जिसमें नागा जनजातियों के पारंपरिक संगीत, नृत्य और शिल्प का प्रदर्शन किया जाता है। उधर मणिपुर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भारत का गहना कहा जा सकता है। ये अपने शास्त्रीय नृत्य रूप मणिपुरी और इम्फाल में प्रसिद्ध इमा किथेल यानी माँ का बाजार के लिए प्रसिद्ध है, जो एशिया में महिलाओं के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है।
मिजोरम की बात करें तो ये राज्य अपनी हरी भरी पहाड़ियों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही जीवंत त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य है जिसे चेराओ कहा जाता है। ये एक लोकप्रिय सांस्कृतिक प्रदर्शन है और ये राज्य अपनी उच्च साक्षरता दर के लिए भी जाना जाता है। त्रिपुरा की बात करें तो राज्य का समृद्ध इतिहास है और विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण का ये राज्य दावा करता है। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक त्रिपुर सुंदरी मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थल है। त्रिपुरा में जनजातीय समुदायों और भाषाओं की विविधता है, लेकिन एकता भी है। मेघालय की बात करें तो मेघालय, जिसे मेघों का आलय यानी बादलों का निवास कहा जाता है, दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। प्रसिद्ध मॉनसून, समृद्ध पारंपरिक त्योहार और ऊंचे नीचे भूभाग, कहीं तराई कहीं पहाड़, ऐसी चीजें हैं जिनके लिए ये राज्य प्रसिद्ध है। सिक्किम की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से काफी विविधताएं हैं। कंचनजंगा, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है और इस पर्वत चोटी को प्रदेश के कई हिस्सों से बहुत आसानी से देखा जा सकता है। तो चलने से पहले एक सुंदर सा गीत सुनते हुए हम चलेंगे। प्रकृति की अद्भुत छटा को यहाँ संगीत और शब्दों के माध्यम से महसूस करते हैं। सुना खरी स्वर्ग सरी सुंदर देश को जहाँ कंचनजंगा ये वो हमको अब आपसे अनुमति लेनी होगी। अगले सप्ताह फिर से आपसे मुलाकात के लिए उपस्थित होंगे, लेकिन ये भी बता दें कि हम जानना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। आपके सुझावों और प्रतिक्रिया का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com। आपके सुझावों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लीजिए, 9289094044 9289094044। जहाँ बख्शा सितारंगी, जहाँ कंचनजंगा तो अब अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।